दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो सीरीज में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड, नाविक और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चंस का कलेक्शन। तो दोस्तों, वीडियो जो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल होने वाला है, तो इसको कंटिन्यू और पूरा जरूर से देखिएगा। और साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको गिवन है कि इनमें से कौन सी गैस को अजनबी गैस के रूप में जाना जाता है, या फिर कौन सी गैस को अजनबी गैस कहा जाता है। तो ऑप्शंस हैं जिनोन, नियोन, क्रिप्टॉन या फिर आर्गन। तो देखिए यहाँ पे जो है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिनोन। जिनोन जो है ये आपका एक रासायनिक तत्व होता है जिसको कि आपके अनोखी गैस या फिर अजनबी गैस भी कहा जाता है, और इसका जो प्रतीक होता है वो आपका XE होता है। ठीक है, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है ये आपका 54, यानी कि एटॉमिक नंबर जो है ये आपका इसका 54 होता है। इसका उपयोग जो है वो आर्क लैंप वगैरह बनाने में किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पे देखिए आपको रीजनिंग का एक क्वेश्चन गिवन है और कहा जा रहा है यदि PALE, पेल को जो है कुछ इस टाइप से लिखा जाता है, अर्थ को जो है वो कुछ इस टाइप से लिखा जाता है, तो पर्ल को किस टाइप से लिखा जाएगा। तो दोस्तों ये जो है आपके कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, जिसको हम कॉपी पेस्ट वाले क्वेश्चंस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ जो है आपके जो लेटर्स दिए गए हैं और उनके सामने जो नंबर्स यूज हुए हैं उनके द्वारा जो है हम पता करेंगे पर्ल को कैसे लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका PEAR और L। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो P के लिए जो कोड यूज में आया है, आप यहाँ देख सकते हो PALE में, तो यहाँ पे 5 को यूज में लिया जा रहा है, तो ये 5 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे E भी आप देख सकते हैं, तो E के लिए भी यहाँ पर 3 को यूज में लिया हुआ है। तो A के लिए जो है अगर आप देखोगे तो यहाँ आ जाएगा 2, R के लिए जो है वो आपका आ जाएगा 6 और L के लिए 9। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका जाएगा ऑप्शन नंबर C। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सी मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। तो ऑप्शंस हैं जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी या फिर पर्वतीय मिट्टी। तो काली मिट्टी जो होती है जिसको कि रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है, और इसका जो निर्माण होता है ये आपके बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है, और इसमें जो है आपके आयरन, चूना, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की काफी अधिकता यानी कि बहुलता होती है, और काले रंग की ये दिखाई देती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन गिवन है कि कूद नृत्य यहाँ का जो है एक प्रसिद्ध नृत्य है। तो ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा या फिर राजस्थान। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कूद नृत्य, जो कि आपके जम्मू कश्मीर में काफी फेमस है, और यहाँ का जो है ये एक प्रसिद्ध नृत्य रूप भी है, जो कि आपके लोक देवता के सम्मान में एक अनुष्ठान नृत्य किया जाता है। ठीक है, देखिएगा 5वां सवाल जो कि आपको दिया गया है कि साहित्य अकादमी मुख्य रूप से इसे प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित है। ठीक है, तो ऑप्शन है नाटक, संगीत, साहित्य या फिर नृत्य शैलियां। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लिटरेचर यानी कि साहित्य। देखिए साहित्य अकादमी जो है वो मुख्य रूप से साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित है, और 1945 से जो है प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं की जो श्रेष्ठ कृतियां होती है उनके लिए ये दिया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन गिवन है कि सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला डैश है। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी इतनी बार करवा दिए हैं कि आई होप आप लोगों को याद भी हो गए होंगे। तो हम जानते हैं कि सिलिकॉन जो होता है ये आपका एक प्रकार का अर्धचालक होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और सिलिकॉन का उपयोग जो है ये आपके इलेक्ट्रॉनिक अवयव जो होते हैं या फिर साबुन और इसके अलावा शीशे और जो कंप्यूटर चिप्स होते हैं उनमें यूज में लिया जाता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है कि एक्स जेड का बेटा है, वाई जेड का बेटा नहीं है, के जेड की पत्नी है, एक्स वाई का भाई है, तो वाई के का क्या लगता है। तो यहाँ पे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो बोला जा रहा है कि एक्स जेड का बेटा है, यानी कि ये कोई जेड है जिसका कि बेटा है एक्स। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं, ये इसका बेटा हो गया। अब बोला जा रहा है कि वाई जेड का बेटा नहीं है, यानी कि ये कोई वाई है जो कि इस जेड का बेटा नहीं है। तो अब कहा जा रहा है के जेड की पत्नी है, यानी कि ये जो जेड है इसकी एक पत्नी है, और कपल को दर्शाने के लिए हम प्लस लगा लेते हैं, तो ये इसकी पत्नी है। अब कहा जा रहा है एक्स वाई का भाई है, यानी कि ये जो एक्स है वो इस वाई का भाई है। ठीक है, यानी कि जाहिर सी बात है ये इसकी बेटी है, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में क्लियर कर दिया था कि वाई जो है वो जेड का बेटा नहीं है, यानी कि जाहिर सी बात है बेटी है, क्योंकि ये इसका भाई तभी हो सकता है। अब पूछा जा रहा है कि वाई का के से क्या रिलेशन है, तो वाई का के का रिलेशन जो होगा वो माँ बेटी का रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले ही
ऑप्शन आपको दिया गया है बेटी, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन गिवन है कि भारत का उच्चतम न्यायालय इनमें से कौन से दिन जो है अस्तित्व में आया था। तो अगर विकिपीडिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है ये आपका 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और देखिए भारतीय संविधान के अनुसार जो है उच्चतम न्यायालय की भूमिका जो है वो संघीय न्यायालय और भारतीय संविधान के संरक्षक की है। ठीक है, जो कि संविधान के अनुच्छेद नंबर 124 से 147 तक वर्णित है। तो नाउ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है। ऊष्माक्षेपी, संयोजन, ऊष्माशोषी या फिर अपघटन। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती हो उसको जो है हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्माक्षेपी। देखिए 10वां सवाल जो कि आपको दिया गया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है नई दिल्ली, बेंगलुरु, देहरादून या फिर मुंबई। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR का जो हेडक्वार्टर है ये आपका न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। और इसका जो मूल नाम था पूसा संस्थान, जिसकी स्थापना बिहार में 1905 में की गई थी, लेकिन 1934 में जो है दिल्ली में इसको जो है ट्रांसफर कर दिया गया था और अभी ये ICAR के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और हेडक्वार्टर है दिल्ली में। देखिएगा 11वां सवाल जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य जो है वो क्या कहलाता है। पोटेंशियल डिफरेंस, धारा, शक्ति या फिर प्रतिरोध। तो किसी भी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य जो है एक इकाई आवेशों का जो स्थानांतरण होता है उस काम को हम लोग जो है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर बोलते हैं। ठीक है, और विभवांतर को जो है वो वोल्ट मापी के द्वारा मापा जाता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि रण उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। ऑप्शन हैं गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो रण उत्सव जो होता है ये आपके गुजरात में मनाया जाता है। ठीक है, और उत्सव का आयोजन जो है वो कच्छ के रेगिस्तान में इसका किया जाता है। अब देखिए 13वां सवाल जो कि आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो अंतरराष्ट्रीय गोल्फ खिलाड़ी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हैं शिव चौरसिया, जेसन डे, माइकल बेवन या फिर अनिर्बान लाहिडी। ठीक है, तो देखिए माइकल बेवन, ठीक है, जो कि आपके अंतरराष्ट्रीय गोल्फ खिलाड़ी नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो जो है आपके ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जो कि एक बाएं हाथ के बल्लेबाज थे शायद। ठीक है, और बाकी के सभी जो दिए गए हैं वो गोल्फ के खिलाड़ी हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन गिवन है कि टिंडल प्रभाव जो है ये प्रकाश के इनमें से कौन सी घटना से संबंधित है। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हो जाता है। तो देखिए ऑप्शन है परावर्तन, परिकिरण, परिक्षेपण या फिर अपवर्तन। तो टिंडल प्रभाव जो है ये प्रकाश के परिकिरण से संबंधित होता है। और टिंडल प्रभाव किसको बोलते हैं अगर ये बात की जाए तो किसी भी कोलॉइड में उपस्थित कणों के द्वारा प्रकाश का परिकिरण होने की जो परिघटना होती है उसी को हम टिंडल प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 15, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से एक जो है वो भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम है। तो ऑप्शन है चेतक, तेजस, रुद्र या फिर ध्रुव। तो देखिए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तेजस। तेजस जो है ये एक हल्के भारतीय लड़ाकू विमान का नाम है जो कि आपके भारत के ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, देखिएगा प्रश्न संख्या 16, और यहाँ पे आपको प्रश्न दिया गया है कि विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हो जाता है। तो देखिए कि हम जानते हैं कि विश्व में मैंग्रोव वनों का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो आपका सुंदरवन का क्षेत्र है। ठीक है, जो कि भारत और बांग्लादेश के मध्य में पड़ता है और भारत में जो है ये आपके पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है नई दिल्ली, शिमला, दार्जिलिंग या फिर कोलकाता। तो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो है ये आपके दिल्ली का एक एरिया पड़ता है, चाणक्यपुरी, उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली चाणक्यपुरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, और यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन है नागपुर, गैंगटॉक, देहरादून या फिर ईटानगर। तो अगर इंटरनेट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसके लिए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। ठीक है, भारत का जो वन्य जीव संस्थान है ये आपका देहरादून में स्थित है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन है अचलगढ़, जरगा, गुरु शिखर या फिर शेर।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु शिखर, जो कि आपके राजस्थान के माउंट आबू में पड़ती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं जो भी आपको यहाँ पे ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, इनमें से काफी क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं पीछे, और इसके अलावा अनअकैडमी प्रोफाइल पे भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस करवाए हैं। तो ये मैं जो है आपको यहाँ पर एक तरीके से रिवीजन के तौर पे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जिससे कि आपका एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन हो जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा त्योहार हर वर्ष दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है। तो ऑप्शन है बनेश्वर मेला, हॉर्नबिल त्योहार, बोहगी और बिशु जनजातीय त्योहार, या फिर भगोरिया त्योहार। तो हॉर्नबिल महोत्सव जो होता है ये आपके नागालैंड का सबसे बड़ा धार्मिक महोत्सव है, जो कि आपके हर वर्ष जो है दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉर्नबिल। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, जो कि आपको दिया गया है कि अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना जो है वो लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी, और सैन फ्रांसिस्को में जो है इसकी स्थापना हुई थी 1913 में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाला हरदयाल। अब देखिए प्रश्न संख्या 22, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व इनमें से कौन सा है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, या फिर सल्फर। तो दोस्तों हम जानते हैं कि मानव शरीर में जो है ऑक्सीजन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, और इसकी उपस्थिति जो है ये हमारी बॉडी के अंदर 65% के इक्वल होती है। ठीक है, जबकि कार्बन की उपस्थिति 18.5% और नाइट्रोजन की उपस्थिति जो है वो आपके 3.2% होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, और यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से जो है सबसे अधिक लौह खनिज का भंडार जो है भारत में कहां पर स्थित है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपके डिपेंड करता है, क्योंकि हर साल जो है कोयले की खपत जो है कम ज्यादा होते रहती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है कि विश्व का सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला देश इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन है चीन, इंडोनेशिया, कनाडा, या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व के प्रमुख तट रेखाओं वाले देशों में से अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो है सही आंसर हो जाएगा आपका कनाडा। ठीक है, कनाडा जो आपकी तट रेखा है ये इसकी 20-20-80, ठीक है, इतनी किलोमीटर लंबी है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है इनमें से किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिराव फूले, या फिर दयानंद सरस्वती। तो सत्य शोधक समाज जो है ये एक पंथ है जिसकी की स्थापना ज्योतिराव फूले ने 24 सितंबर 1973 को की थी। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य था वो शूद्र और अस्पृश्य जाति के लोगों को जो है विमुक्त करना था। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है कि सापेक्ष गति का सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन है न्यूटन, जेसी-बोस, आइंस्टीन, या फिर प्लैंक। तो सापेक्ष गति के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था, और आइंस्टीन के द्वारा जो है प्रतिपादित सापेक्ष गति के सिद्धांत जो है उसके दो भाग हैं। ठीक है, एक है आपका विशिष्ट सापेक्ष गति सिद्धांत, और दूसरा है आपका सामान्य सापेक्ष गति सिद्धांत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि 1 वोल्ट इनमें से किसके बराबर होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि EMF इज इक्वल टू आपका होता है W/Q। ठीक है, यानी कि ऊर्जा अपॉन आवेश। तो ये हो जाएगा आपका जूल पर कूलाम या फिर वोल्ट। तो देखिए यहाँ पे आपको पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है जूल पर कूलाम। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये किसके ऊपर निर्भर करती है। ये आपके ICG नाविक एग्जाम का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाता है। तो देखिए हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी इक्वल होती है 1/2 mv², जैसा कि ये आपका गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला भी होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि द्रव्यमान और वेग की बात हो रही है इस फॉर्मूले में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गतिज ऊर्जा जो होती है वो आपके मास एंड वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, और यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि यदि V/I का मान एक नियतांक हो तो इसे क्या कहा जाता है। ऑप्शंस हैं विभवांतर, विद्युत धारा, कूलाम, या फिर प्रतिरोध। तो देखिए ओम के नियम के अनुसार यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं जो है वो नियत रखी जाए तो किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच में जो उत्पन्न विभवांतर होता है वो उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी कि हम सिंपली लिखते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, तब ये हम लिख देते हैं V इज इक्वल टू आर आई, क्योंकि R जो है ये यहाँ पर आपका प्रतिरोध होता है। और अगर हम यहाँ से R इज इक्वल टू देखें तो ये आपका V/I हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। देखिएगा प्रश्न संख्या 30, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक विद्युत लघु परिपथ की विशेषता क्या होती है।
तो ऑप्शन है उच्च प्रतिरोध, मध्यम प्रतिरोध, शून्य प्रतिरोध या फिर अनंत प्रतिरोध। तो एक विद्युत परिपथ में जो है शॉर्ट सर्किट की अवस्था में प्रतिरोध का मान जो है वो लगभग शून्य होता है तथा शॉर्ट सर्किट की अवस्था में जो है उच्च शक्ति अपव्यय होती है। तो इस स्थिति में धारा का मान भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसकी विशेषता ये है कि इसका जीरो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, यानी कि शून्य प्रतिरोध। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 और यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में एक अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप जो है इनमें से कौन से देश के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन है आयरलैंड, अमेरिका का संविधान, ब्रिटिश संविधान या फिर कनाडा का संविधान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि भारत में जो है एक अर्धसंघात्मक सरकार का जो स्वरूप है यह आपके कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 और यहाँ पे प्रश्न है कि संपूर्ण शून्य पर इलेक्ट्रॉन की जो वांछित ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है। ऑप्शन है वर्क फंक्शन, पोटेंशियल एनर्जी, इमिशन एनर्जी या फिर फर्मी एनर्जी। तो परम शून्य ताप पर यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन की जो वांछित ऊर्जा होती है यह आपके फर्मी ऊर्जा कहलाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है कि टेकोमीटर के द्वारा इनमें से किसका मापन किया जाता है। तो टेकोमीटर जो होता है इस मशीन के द्वारा आपके जो घूमने वाले चक्र होते हैं उनकी घूर्णात्मक चाल को ज्ञात में किया जाता है। ठीक है, और इस मीटर के उपयोग से जो है आपके गतिपालक चक्र की जो प्रति मीटर घूमने की गति होती है जिसको कि हम लोग आरपीएम बोलते हैं उसको मापा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन गिवन है कि एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो किसके बराबर होती है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो आपके एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या के बराबर होती है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है न्यूट्रॉनों की संख्या के। तो न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो आपके द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 35 जो कि आज के इस वीडियो सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि नाइट्रोजन का प्रयोग जो है विद्युत बल्बों में किया जाता है क्योंकि। तो ऑप्शन है कि ये हवा से हल्की होती है, ये बल्ब में ज्यादा रोशनी उत्पन्न करती है, ये दहन को सपोर्ट नहीं करती या फिर ये विषाक्त होती है। ठीक है, या विषाक्त नहीं होती। तो देखिए हम जानते हैं कि बल्ब जो है ये एक प्रकार का खोखला गोला होता है जिसमें कि वायु को निकाल करके जो है इसमें आपके या तो हम नाइट्रोजन को डाल देते हैं या फिर आर्गन को डाल देते हैं। और नाइट्रोजन को जो है इसमें इसलिए डाला जाता है क्योंकि ये जो है आपके दहन को सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है चालक, विद्युतरोधी, प्रतिरोधक या फिर अर्धचालक। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा वो आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हो। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।